एवरीवन, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम करेंगे बिहार का मध्यकालीन इतिहास। मध्यकाल का बिहार का इतिहास कंप्लीट करेंगे। बिहार समग्र बुक है ये। इससे पहले मैंने बिहार का एंशियंट हिस्ट्री जो है वो पूरा कंप्लीट मैंने करवा दिया है, जिसको आप जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। बिहार समग्र हम लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे। पहले अभी हिस्ट्री का सेक्शन चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो जो बिहार समग्र का है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद हम बिहार के ज्योग्राफी में चलेंगे। ये दो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है बिहार समग्र का, जिसमें बिहार के अधिकांश क्वेश्चन जो हैं, जो बिहार स्पेसिफिक होते हैं, बीपीएससी में पूछे जाते हैं, वो या तो हिस्ट्री के होते हैं या ज्योग्राफी के होते हैं। पॉलिटी के कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसको भी हम देखेंगे। और अगर बीपीएससी के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो घटना चक्र से, तो मैंने हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी इनके क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए घटना चक्र से, जिसको आप जाके देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं हम मध्यकालीन भारत बिहार का। बिहार का जो मध्यकाल का इतिहास है उसको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो सल्तनत काल में सबसे पहले बिहार, इससे पहले के सभी हिस्ट्री कंप्लीट कराए जा चुके हैं पिछले वीडियो में। 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्क सेनापति मलिक हशामुद्दीन के सहायक बख्तियार खिलजी ने बिहार के कर्मनाशा नदी के पूर्व और सफल अभियान किया। मतलब कर्मनाशा नदी को पार किया था उसने। कर्मनाशा बक्सर के पास आता है और चौसा के पास, उसको पार किया था। बख्तियार खिलजी का अभियान के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन, ये पूछ सकता है, और पाल वंश का शासक इंद्रप्रद्युम्न पाल, ये दोनों थे। सेन वंश का कौन था? लक्ष्मण सेन। और पाल वंश का इंद्रप्रद्युम्न पाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी को। बिहार में तुर्कों का सबसे महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी का उदंतपुरी आधुनिक बिहार शरीफ पर विजय थी। यह विजय उसने 1198 ईस्वी में प्राप्त की थी। ईस्वी भी पूछता है बीपीएससी। तो बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म के विरोधियों के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। पटना के पास ही है ये। बख्तियार खिलजी ने 1203-4 में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनौती में स्थापित की, ये बंगाल में है। बीमारी की अवस्था में बख्तियार खिलजी के एक अधिकारी अली मर्दन ने उसकी हत्या करके उसका शव बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में दफन कर दिया था। नेक्स्ट है गुलाम वंश। गुलाम वंश। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में अक्ता प्रदान की। अक्ता या इक्ता बोलते हैं इसको, इक्ता, इक्ता व्यवस्था वाला इक्ता। अक्ता प्रदान की। इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार तथा लखनौती को एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर 1227 से 1229 तक शासन किया। किसने? नसीरुद्दीन महमूद ने। बिहार को दिल्ली सल्तनत का अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने बनाया था? मोहम्मद गौरी ने। इसने जब पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया, उसके बाद इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का सत्ता सौंप के वापस चला गया अफगानिस्तान। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया, जिसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद कौन आएगा? रजिया सुल्तान, इसकी बेटी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। बाद में तुगन खां बिहार का राज्यपाल बना। ये सभी नाम इंपॉर्टेंट हैं। इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। बलवन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था, जिसका वर्णन गया के राजा बनराज की गया प्रशस्ति में किया गया है। रजिया सुल्तान के बाद जो मेन शासक का नाम आता है गुलाम वंश में, वो है बलवन ही है। इससे पहले छोटे छोटे शासक आते हैं जिनके राज करने वाले चालीसा दल था। चालीसा, ये अपना शासक नियुक्त करते थे। इसी का सदस्य था बलवन भी, लेकिन मुख्य शासक जो रजिया सुल्तान के बाद आता है बलवन ही आता है। आगे चलते हैं। लखनौती के शासक तुगरिल खान ने बलवन की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु 1279-80 में विद्रोह कर दिया था उसने। खिलजी वंश। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी का दिल्ली का सुल्तान बना एवं खिलजी वंश का शासन प्रारंभ हुआ। इसको खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। 1297 में अलाउद्दीन ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा, परंतु राजा शक्र सिंह ने इस सेना को पराजित कर दिया था। किसने भेजा? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा। किसे? शेख मोहम्मद इस्माइल को। अलाउद्दीन को का प्रसिद्ध सेनापति
जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। खालिसा भूमि क्या होती थी या खालसा भूमि, खालिसा ये क्या होता, सुल्तान के डायरेक्ट उसमें होता था, नियंत्रण में। जवाबित का संबंध राज्य कानून से है। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र कर्नाटक को विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया। मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन के खिलजी में दक्षिण भारत का विजय किया था, दक्षिण भारत का पूरा जीता था, और लेकिन वहाँ पर अप्रत्यक्ष शासन नहीं किया, बस वहाँ से कर वसूला था, शासन नहीं किया था अलाउद्दीन ने। खिलजी वंश के समय तक बिहार में गंगा नदी से संलग्न दक्षिण के मैदानों पर तुर्कों का आधिपत्य था, किंतु तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का बिहार पर निर्णायक वर्चस्व काम हुआ। किसके समय में? तुगलक के समय में। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तीन जो थे। बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार उपनाम से भी जाना जाता है। गाजी इख्तियार। खिलजी वंश के कुछ सिक्के शाहपुर यानी कि भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। अगला है तुगलक वंश। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ नालंदा थी। बिहार शरीफ जो है, गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। और मोहम्मद तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया था, MBT ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया था। MBT के समय दिल्ली सल्तनत सबसे बड़े भाग में फैला हुआ था और सबसे अधिक विद्रोह भी इसी के समय में हुए। विजयनगर जैसे साम्राज्य जो है, बहमनी, विजयनगर, ये सब इसी के समय में स्थापित हुए थे, MBT के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दरभंगा में एक दुर्ग तथा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद, महाराष्ट्र ले गया। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। उसने पुनः राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली ले आया। इस कारण से अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण था। सनकी अथवा पागल बादशाह भी कहा जाता है उसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर आधिपत्य कर फिरोज शाह तुगलक ने एक नए वंश की स्थापना की। इस वंश को वैनवार वंश या अहिलवार वंश कहा जाता है। किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था, यानी कि सरकारी अस्पताल था। उस समय के हिसाब से राज्य द्वारा स्थापित अस्पताल था, खैराती अस्पताल। क्या था? दारुल सफ़ा। फिरोज तुगलक ने रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता के हिसाब से यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे नहरों का भी निर्माण किया था। इसने PWD डिपार्टमेंट की स्थापना भी की थी और इसने हॉस्पिटल भी खोला था, सराय भी बहुत सारे बनवाए थे। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक दास थे। दासों की देखभाल के लिए पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया था। बहुत बार पूछा है कि सबसे अधिक दास किसके दरबार में थे, तो फिरोज तुगलक के। इसने बोला था अगर कर नहीं दे सकते हो तो आप दास दे दो। बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उदंतपुरी का महाविद्यालय यहीं अवस्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इसी क्षेत्र में अवस्थित थे, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा, जो बाद में बिहार हो गया। इस समय के प्रशासनिक आदि का विवरण मिनहाज उस सिराज की रचना तबकाते नासरी में मिलती है। तबकाते नासरी कौन सी किताब है उसकी? तबकाते नासरी किसकी है? मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है ये। पटना और गया के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगृह के कुछ जैन मंदिरों के अभिलेख में फिरोज द्वारा दान दिए जाने की भी चर्चा है। राजगिरी के जैन मंदिरों में सूफी संत हजरत सरफुद्दीन व याहया मनेरी, जिनके नाम पर मनेर है, मलफूजात उक्तियों के संकलन और मनाकिबुल असाफिया जैसी रचनाओं से बिहार में तुगलक शासन का इतिहास जानना संभव हो सका। कौन कौन सी रचना? एक तो हजरत सैफुद्दीन याहया मनेरी जी हैं, और मलफूजात उक्तियों के संकलन, और मनकिबुल असफियाँ जैसे रचनाओं से बिहार में तुगलक वंश का शासन का पता चलता है। अगला है कि सीरते फिरोज शाही में तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश नाम है इनका, से भेंट करने की भी चर्चा मिलती है। फिरोज शाह तुगलक ने इनसे भेंट की थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? बिहार शरीफ। बहुत बार पूछा BPSC ने। भारत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। अफगान शासक, अफगानी, ये सब बाहरी थे, तुर्की थे। सिकंदर लोदी के बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495-96 में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर उसने दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। किसने किया था? इसी ने, बहलोल लोदी ने।
सॉरी सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। लोदी शासकों के काल में बिहार में नुहानी अफगानों की स्थिति सुदृढ़ थी। बिहार में मोहम्मद शाह नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। दरिया खां नुहानी के पश्चात उसका पुत्र बहार खां नुहानी बिहार का प्रशासक बना। दरिया खां के बाद कौन बना? बहार खां। किसके समय में? लोदी वंश के समय। अफगान थे ये, लोदी वंश अफगान थे। दरिया खां नुहानी के पश्चात उसका पुत्र बहार खां नुहानी शासक बना बिहार का। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 किसके किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। 1526 के बाद बहार खां ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। किसने कर दिया? बहार खां ने। इसने नाम क्या धरा? सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी। इसमें उसके साथ नुहानी और फरमूली कबीला के प्रमुख सरदारों ने दिया, उसका इन लोगों ने साथ दिया था। सुल्तान मोहम्मद ने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा के युद्ध में पराजित किया। सुल्तान मोहम्मद ने 1528 में मृत्यु हो गई तथा उसका अल्पवयस्क पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां शासक नियुक्त हुआ, जबकि फरीद खां उर्फ शेर खां उसका संरक्षक नियुक्त हुआ। शेर खां ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के बिहार आक्रमण को विफल किया था। बिहार में अफगान शासन। नुहानियों के सत्ता पतन के साथ ही बिहार में अफगानियों के नेता के रूप में शेर शाह का उदय हो गया। अब किसका आएगा? शेर शाह सूरी का आएगा। साइंस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए देख लेना, प्लेलिस्ट में है, घटना चक्र से मैंने करवाए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो शेर शाह सूरी शुरू करते हैं। शेर शाह सूरी कब से कब तक चलाए? 1540 से 1545, मात्र 5 साल। 5 साल में बहुत कुछ इसने बदल के रख दिया। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में बैजवाड़ा होशियारपुर नामक स्थान में एक अफगान महिला के गर्भ से हुआ। शेर शाह के पूर्वज भारत में अफगानिस्तान के राहरी ग्राम में रहते थे। कहाँ पर? अफगानिस्तान के राहरी ग्राम में। फरीद खां उर्फ शेर शाह बिहार में सासाराम के जागीरदार हसन खां सूर का पुत्र था। सल्तनतकालीन शासक बहलोल लोदी के काल में शेर खां के पितामह इब्राहिम खां भारत आया था। किसके समय? बहलोल लोदी के समय। यह अफगान शासक था। जौनपुर में अपनी शिक्षा, जौनपुर जो भी है, शिक्षा दीक्षा प्राप्त समाप्त करने के बाद फरीद सासाराम में अपने पिता की जागीर के प्रबंधन में लगा रहा। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद खां ने बचपन में एक शेर को तलवार के एक वार से मार डाला था, जिससे बिहार में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां नुहानी ने प्रसन्न होकर इसे शेर खां की उपाधि दी थी कि शेर को मार दिया था इसने। शेर खां चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा था। उसी समय उसने कह दिया था कि यदि भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत शेर खां ने हजरत आला की उपाधि ग्रहण की। अब ये पूछ सकता है 1529 में किसको पराजित किया उसने? नुसरत शाह को। और क्या उपाधि धारण की? हजरत आला की। दोहरिया के युद्ध 1532 में शेर खां ने महमूद लोदी का साथ दिया था। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेर शाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। 1537-38 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके बाद शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्का चलवाया था। कहाँ पर? 1537-38 में। कहाँ? 1539 में किसको हराया? चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया। शेर शाह ने 1540 में हुमायूं को बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में परास्त कर दिल्ली पर सिंहासन पर बैठ गया। बिलग्राम का युद्ध है जिसके बाद हुमायूं को भारत से बाहर कर देता है ये हरा के। 10 जून 1540 को आगरा में शेर शाह का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। शेर शाह ने 1542 में मालवा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। मालवा से लौटने क्रम में उसने रणथंभौर पर भी अधिकार कर लिया। 1543 में शेर शाह ने रायसीन पर आक्रमण कर वहां के राजपूत शासक पूरनमल को विश्वासघात करके मार डाला। इस आक्रमण के दौरान स्त्रियों ने जौहर कर लिया था, जैसा कि राजपूतों में प्रथा था। 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव का पर आक्रमण किया। इस युद्ध में राजपूत सरदार जैता और कुप्पा ने अत्यंत वीरता का प्रदर्शन किया था। कहाँ पर? मारवाड़ और मेवाड़ अलग अलग है। शेर शाह ने मारवाड़ युद्ध के दौरान ही कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। 1545 में शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया, जिसका शासक कीरत सिंह था।
कालिंजर अभियान के दौरान जब शेर शाह उक्का नामक अग्नेयास्त्र चला रहा था तो उसी दौरान किले की दीवार से गोला लगकर पास रखे बारूद पर गिर गया और इसमें आग लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। अब्दुल्लाह द्वारा रचित तारीख़ दाऊदी के अनुसार शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था। इस नगर को 1541 में पुनः बिहार की राजधानी बनाया गया। उत्तर पश्चिमी प्रांतों मुगलों की सक्रियता को रोकने के उद्देश्य से शेर शाह ने सिंध में रोहतासगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया। सासाराम से 20 मील दक्षिण पश्चिम में किले नुमान महल शेरगढ़ का प्रमाण मिलता है जो शेर शाह के शासनकाल में निर्मित हुआ था। शेर शाह ने अपने सैन्य प्रशासन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनेक किलों का निर्माण अथवा पुनरुद्धार करवाए थे, जिसमें चित्तौड़, ग्वालियर, चुनार, बिहार में रोहतास का किला सबसे प्रमुख है। बिहार के राजनीतिक विशेष सामरिक महत्व रखने वाले रोहतास किले को जीतकर शेर शाह ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। शेर शाह अपने शासनकाल में प्रत्येक 1 कोस की दूरी पर एक सराय का निर्माण कराया, जबकि उसके उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने प्रत्येक कोस के बीच में एक अतिरिक्त सराय का निर्माण कराया, जिससे पत्रों के वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। पत्रों का वितरण जो डाक व्यवस्था थी उस समय की, उसमें सुधार हुआ। प्रत्येक सरायों में एक पारसी, फारसी और हिंदी के ज्ञाता की नियुक्ति अनुवादक के रूप में की गई, जिसे कारकून कहा गया। शेर शाह के काल में इमारतों पर लिखने के क्रम में पारसी एवं संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। पटना शहर में शेर शाह द्वारा बनवाई गई एक शेरशाही मस्जिद का प्रमाण मिलता है। पटना में है शेरशाही मस्जिद। शेर शाह द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में। सूरजगढ़ की लड़ाई शेर शाह ने बंगाल को पराजित किया 1534 में। 1539 चौसा बक्सर के समीप निर्णायक लड़ाई शेर शाह हुमायूं के बीच। इस विजय के दौरान शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। चौसा का युद्ध तो पता ही है। इस लड़ाई के पश्चात हुमायूं ने भागकर ईरान में शरण ले ली। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, इसको कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, 1540। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पटना को बिहार की पुनः राजधानी बनाया। शेर शाह ने चांदी का रुपया और तांबे का दाम 380 ग्रेन का प्रचलन शुरू किया। कालिंजर युद्ध, कालिंजर अभियान 1545। जब शेर शाह की मृत्यु हो जाएगी, उसका पुत्र इस्लाम शाह जो था वो 27 मई को गद्दी पर बैठा। अगला है शेर शाह का मकबरा। सासाराम रोहतास स्थित शेर शाह का मकबरा इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के सुंदरतम नमूने का निर्माण और स्वयं शेर शाह सूरी ने अपने जीवन काल में ही शुरू करवा दिया था। मरने से पहले ही अपने मकबरे का निर्माण उसने शुरू करवा दिया था। लेकिन कालिंजर की लड़ाई मौत के बाद इसे उसका पुत्र इस्लाम शाह ने पूरा करवाया। मकबरे के बीच में शेर शाह का कब्र है और अगल बगल में 24 और कब्रें हैं। शेर शाह सूरी के मकबरे की रूपरेखा उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार मीर मोहम्मद अली वाल, नाम पूछ सकता है इसका, पूछा भी है बहुत बार यूपीएससी में, खां द्वारा करवाया। किसके द्वारा? मीर मोहम्मद अली वाल खां, जिसका निर्माण 1540 से 45 के बीच किया गया। यह कैमूर के करीब में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मकबरा 122 फीट से 37 मीटर ऊंचा है, जो 52 एकड़ में विस्तृत एक कृत्रिम झील के बीच में खड़ा है। यानी कि चारों तरफ झील है और बीच में मकबरा है। देख लेना फोटो इसका। और यह मकबरा अष्टकोणीय आकृति में निर्मित है, अष्टकोणीय आकृति में है। मकबरे का गुंबद विश्व में बीजापुर गुंबद के बाद दूसरे नंबर पर आता है। बीजापुर जो है, बीजापुर का गुंबद वो विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है। गुंबद ये टॉम्ब का आकार जो इंडो इस्लामिक शैली में बनता है, इसी को बोला जाता है गुंबद। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक माने जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम ने शेर शाह के मकबरे को ताजमहल के समान दूसरा खूबसूरत मकबरा बताया। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। प्राचीन काल में उत्तरापथ के नाम से चर्चित सड़क का मार्ग नोट दिया। ये 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी ने पुनर्निर्माण करवाया। उत्तरापथ जो था प्राचीन भारत में जो हम पढ़ते उत्तरापथ दक्षिणापथ, उत्तरापथ का पुनर्निर्माण करवाया था, जो शाह ए आजम सड़क ए आजम अब बादशाही सड़क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में ब्रिटिश शासन द्वारा 7वीं शताब्दी में इस सड़क का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया। इस प्राचीन मार्ग के पुरातात्विक अवशेष बिहार के बारून व डेहरी स्थित सोन नदी में लगभग 4 किलोमीटर लंबे चूना सुर्खी व पत्थर के टुकड़े से निर्मित एक मजबूत सेतु मार्ग के रूप में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? बिहार में बारून और डेहरी स्थित सोन नदी पर।
इसकी खोज 2016-17 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के शंकर शर्मा ने की। इस खोज को भारतीय पुरातत्व दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया। पहले यह सड़क-ए-आजम राजमार्ग आज के काबुल से ढाका तक था। काबुल कहाँ? अफगानिस्तान। और ढाका कहाँ? बांग्लादेश। वहाँ से वहाँ तक था ये। इसी का पुनः निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में ही। भूमि को सही ढंग से माप कर लगान निर्धारण का शेरशाह का सुधार बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुधार से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस में। भूमि को सही ढंग से माप कर लगान का निर्धारण करना शेरशाह का सबसे बड़ा कार्य माना जाता है। इस भू राजस्व प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा जाता है। मतलब भूमि को माप लो, उसमें कितनी पैदावार होगी ये तय किया जाता था, उस आधार पर हम लगान लगाते थे 1/6। इस भू राजस्व प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा जाता है। बाद में इस प्रणाली में कुछ परिवर्तन कर अकबर द्वारा इसको अपनाया गया था। शेरशाह ने टोडरमल की जब्ती प्रणाली को अपने शासन में भू राजस्व वसूली हेतु अपनाया था। अतः शेरशाह को ही जब्ती प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। जब्ती प्रणाली जो है यानी कि भूमि की माप करके कर लगाना, ये शेरशाह की ही देन है। शेरशाह ने 178 ग्रेन के चांदी का रुपया और तांबे का 380 ग्रेन तांबे का सिक्का चलाया, जिसको दाम कहा जाता था। यानी कि रुपया जो होगा वो क्या होगा? चांदी का, और दाम जो होगा वो क्या होगा? तांबे का। शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह नगर को तोड़कर दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। इसी किले के अंदर किला-ए कुनहा नामक मस्जिद का निर्माण भी शेरशाह द्वारा करवाया गया था। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1555 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगानों को बुरी तरह परास्त कर हुमायूं पुनः दिल्ली पर शासक बन गया। बिहार में सूफी संत। सूफी संत से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 30 अप्रैल को इस बार बीपीएससी का एग्ज़ाम है। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, लगभग 6 लाख लोगों ने, और सीट है 800 ही। तो या तो एग्ज़ाम बहुत टफ आएगा इस बार, या तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा। पिछले साल 107-8 गया था, तो इस बार उससे ज़्यादा ही जाएगा, या तो एक पेपर टफ आएगा। दोनों में से एक चीज़ ज़रूर होगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना के पूर्व सूफियों का प्रादुर्भाव हो चुका था। सूफी क्या थे? ये सूफी संत जो थे, इनका प्रादुर्भाव क्यों हुआ? इस्लाम में जब कट्टरपंथ बढ़ने लग गया ना, तो सूफी संतों का उदय हुआ। इन्होंने कट्टरता को कम किया। ये सब धर्म सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। हालांकि सूफी के अलग अलग सिलसिले भी हैं, जो कुछ कट्टर सिलसिले होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सूफी धर्म का उदय हुआ यही इसी उद्देश्य से हुआ था कि इस्लाम में जो कट्टरता बढ़ गया है उसको कम किया जाए। ठीक। और शरीयत जो है, जो शरीयत बहुत सारे चीज़ों पर रोक लगाती है, जैसे गीत संगीत, इन सब पर कई जगह शरीयत रोक लगाती थी। उन चीज़ों का इसमें खंडन किया गया। और इनमें कव्वाल जो होते हैं उनका बहुत महत्व होता है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना के पूर्व सूफियों का प्रादुर्भाव हो चुका था। 1100 ईस्वी के आसपास जब गौरी और उन गजनबी का आक्रमण भारत पर होना शुरू हुआ 1000 ईस्वी के आसपास, तभी से हमें सूफियों का इतिहास मिलना भारत में शुरू हो जाता है। चिश्ती संत जो पहले आए उन सब का। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना के पूर्व सूफियों का प्रादुर्भाव हो चुका था। सूफी परंपरा में हिंदू धर्म और संगीत के अंश पाए जाते हैं। बिहार में सबसे पहले चिश्ती सिलसिले के सूफी आए। चिश्ती सिलसिले के मनेर में आकर बसने वाले इमाम ताज फकीह बिहार के सर्वप्रथम महत्वपूर्ण संत थे। इमाम ताज फकीह। इनके अलावा पटना के नज़दीक पीर साहबुद्दीन जगजोत, हाजीपुर के सैयद इब्राहिम चिश्ती एवं दक्षिण बिहार में शेख अली भी उल्लेखनीय हैं। याद रखना, सबसे पहले बिहार में चिश्ती सिलसिला आया, लेकिन सबसे प्रमुख सिलसिला आगे आएगा दूसरा। इसके अलावा पटना के नज़दीक परदियाम ने पीर साहबुद्दीन जगजोत, सैयद इब्राहिम चिश्ती एवं दक्षिण बिहार में शेख अली भी उल्लेखनीय हैं। बिहार में चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी, मदारी और फिरदौसी सिलसिले के संत सक्रिय रहे। ये अलग अलग सिलसिले हैं, एक ही सूफी के अलग अलग सिलसिले, ये अलग अलग मान्यता रखते हैं ये सब। बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय फिरदौसी सिलसिले लोकप्रियता किसको मिली? फिरदौसी सिलसिले को। सबसे पहले कौन सा है? चिश्ती सिलसिला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में है वो चिश्ती सिलसिले से हैं। फिरदौसी को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली। इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि संत मखदूम शरफुद्दीन याह्या मनेरी।
कौन है चिश्ती फिरदौसी के? मखदूम शरफुद्दीन याहया मनेरी। इनका जन्म मनेर में 1290 में हुआ था। मनेर से सुनार गांव बांग्लादेश तक यात्रा कर एवं ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे राजगीर एवं बिहार शरीफ में साधना की और धर्म के प्रचार प्रसार में लीन रहे। इन्होंने दरिद्र और पीड़ित वर्ग को सांत्वना एवं राहत देने का कार्य किया तथा धार्मिक उदारता एवं सहिष्णुता और सद्भाव का उपदेश दिया। इनके उपदेश का ज्ञान उनके पत्रों के संकलन मकतूबाते सदी तथा इनकी रचना अदाबुल मुरीदीन में मिलती है। अब इतने फेमस संत हैं मनेरी जी बिहार के, तो इनके किताब का नाम तो पूछ ही सकता है, मकतूबाते सदी और अदाबुल मुरीदीन। बिहार समर के हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद हम उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे करेंगे। इनका देहावसान सन 1381 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार शरीफ। इनकी किताब का नाम क्या है? मकतूबाते सदी और अदाबुल मुरीदीन। कौन है ये? मनेरी। इनका नाम पूरा मखदूम शरफुद्दीन याहया मनेरी। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक संत कवि दरिया साहिब का जन्म एक मुसलमान दर्जी परिवार में दिनार रोहतास जिला के निकट धरकंधा गांव में हुआ था। कि दरियापंथ संप्रदाय के संस्थापक हैं दरिया साहिब। अगला है मुगल काल में बिहार। भारत मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को बुरी तरह हरा दिया और उसकी हत्या कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में बाबर ने मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। मोहम्मद शाह का पुत्र था जलाल खां, इसको वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया था उसने। बाबर ने अपनी जीवनी तुजुके बाबरी या बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। 1531 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया। बिहार में नुहानियों की सत्ता का अंत तब प्रारंभ हुआ जब हुमायूं ने 1532 में दोहरा सराय में अफगानों को पराजित कर दिया। 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन अली खां ने मिलकर दाऊद को पराजित किया और बंगाल बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन। शेरशाह के पश्चात बिहार जिन अफगानों के नियंत्रण में रहा उनमें ताज खां करामानी, सुलेमान खां, दाऊद खां करामानी के नाम शामिल हैं। ये सभी अफगान हैं ये सभी। बिहार के क्षेत्र पर मुगल शासक अकबर ने 1574 ईस्वी में आक्रमण किया। कब किया? 1574 में। अकबर ने, इस समय वहाँ का शासक दाऊद खां था। कौन था? दाऊद खां। अकबरकालीन बिहार के प्रमुख सूबेदार। इससे पहले एक और ब्रैकेट आया था ऊपर जिसको हमने किया, ये कर लिया था हमने ब्रैकेट। ऐसे ही बॉक्स आएंगे जो बहुत बार पूछता है। ये मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख हैं। इसके बाद चलते हैं उस पर। बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख, बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख, संग्राम गुप्त का पंचताम्रपत्र अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख, MBT का बेनीबन, ये प्रमुख सुल्तान हैं तो इनका पूछ सकता है। फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख। बेनीबन किसका है? MBT का। और राजगीर किसका है? फिरोज शाह तुगलक का। खड़गपुर के राजा का अभिलेख है। भभुआ में शेर शाह का अभिलेख मिलता है। भभुआ कैमूर से एक जगह, तो रोहतास के इलाके में इसी का राज था। खैरवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख। इसके ऊपर तो कोई बॉक्स नहीं छूटा होगा। चलो उस पे चलते हैं, मुगल काल पे। हाँ, यहाँ पर रहते हम। अकबरकालीन बिहार के प्रमुख सूबेदार: खाने खानम मुनीम खां, राजा मान सिंह, सईद खान, मुजफ्फर खान, खाने आजम मिर्जा अजीज कोका और असद खां। ये सभी बिहार के सूबेदार नियुक्त हुए थे। सूबेदारी जो उस समय प्रदान की जाती थी वही सूबेदार नियुक्त हुए थे। अकबरकालीन बिहार के मुगल प्रांतपतियों, उससे पहले है कि लगभग 1580 ईस्वी के आसपास मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा अथवा प्रांत बना दिया। 1574 में आक्रमण किया, 80 में प्रांत बना दिया और खाने खानम मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। अकबरकालीन बिहार के मुगल प्रांतपतियों में राजा मान सिंह अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने 1587 से 94 के बीच बिहार में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। कहाँ? रोहतास। बिहार शरीफ, बिहार से पटना, पटना से फिर रोहतास। मान सिंह के बाद सईद खां 1594 से 98 तक मुगल प्रांतपति बना रहा। अकबर ने मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया।
खाने आजम मिर्जा अजीज़ कोका को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों बिहार जहांगीर यानी कि सलीम जो था कि विद्रोह से मुख्य रूप से प्रभावित हुआ। जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह किया था। इस समय असद खां को बिहार के गवर्नर के पद से हटाकर आसफ खां को हटाया गया। असद और आसफ खां को इस पद पर नियुक्त किया गया। बिहार का गवर्नर बनाया गया था आसफ खां को जहांगीर 1605 से 1627 तक ये शासन। मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। लाल बेग को जहांगीर ने, बाज बहादुर ने खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया तथा दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूर सराय का निर्माण करवाया। दरभंगा में यह सराय मेहरुनिसा नूरजहां के बंगाल से दिल्ली जाने के क्रम में यहाँ उसके रुकने के लिए निर्मित की गई। नूरजहां जो है वो बंगाल से दिल्ली जा रही थी, तो उसके लिए दरभंगा में एक सराय और एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। आगे बढ़ते हैं। बाज बहादुर को जहांगीर ने कुली खां की उपाधि दी तथा 1607 में बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। इसके पश्चात इस्लाम खां बिहार का सूबेदार बना। अबुल फजल का पुत्र अब्दुल रहमान अबुल फजल का जो लेखक भी है, आईन अकबरी लिखा है इसने, यह अफजल खां 1608 में बिहार का सूबेदार बना, जिसने कुतुब नामक एक फकीर के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। अफजल खां की 1613 ईस्वी में मृत्यु हो गई। नूरजहां के भाई इब्राहिम खां काकर को 1615 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। किसको? इब्राहिम खां को। इब्राहिम खां काकर द्वारा पटना के समीप मनेर में 1616 में निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य, उससे पहले वो अफगाना स्थापत्य है शेरशाह सूरी का मकबरा, ये मुगल स्थापत्य का किसका? मखदूम शाह दौलत का मकबरा सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें अकबर कालीन समन्वित मुगल शैली के लक्षण स्पष्ट झलकते हैं। तो मुगल कालीन प्रमुख निर्माण कौन सा है? मखदूम शाह दौलत का जो मकबरा है, कहाँ पर है ये? मनेर में, पटना के समीप जो मनेर है वहाँ पर। दो स्पा एवं सिंह स्पा प्रथा जहांगीर ने शुरू की थी। ये जो उसका था अकबर का, उसी में इसने दो स्पा और सिंह स्पा जोड़ा था। मनसबदारी प्रथा जो था अकबर का, मनसबदार जो होते थे जिनका जात और सवार होता था, मनसबदार इनका जात होता था, जात जाति वाला नहीं है, और सवार जात इनको वेतन मिलता था, सवार इनके पास कितने घोड़े हैं, ये एक सैन्य के प्रशासन का हिस्सा था। मनसबदारी, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मनसबदारी ये अकबर का था, अकबर ने इसको निजात किया था। अकबर ने खुद से नहीं किया था, इसने कहाँ से सीखा था? इसे मंगोलों से सीखा था, चंगेज खां। क्या था ये? दशमलव प्रणाली पर आधारित, दशमलव प्रणाली पर आधारित, यानी कि जैसे दशमलव में 1 से 10 तक होते हैं, 1 से 10 तक हम जाते हैं, लेकिन संख्या कितनी होती है? 0 से 9, 10 संख्या। एक इसका कमांडर, तो इसी पर आधारित था मंगोलों का दशमलव पद्धति पर आधारित सैन्य व्यवस्था था, जिसको अकबर ने थोड़ा सा परिवर्तन करके मनसबदारी प्रथा बना दिया। मनसबदार होते थे जिनको निश्चित वेतन मिलता था और इनको निश्चित घोड़े रखने होते थे हमेशा तैयार युद्ध के लिए। अकबर के शासन में एक मंत्री से लेकर एक छोटा सिपाही तक हर आदमी इस प्रथा में शामिल था। हर आदमी, मंत्री का जात सवार अलग होता था, बड़ा होता था, सिपाही का छोटा होता था, लेकिन हर आदमी मनसबदारी प्रथा के अंदर आते थे, इसलिए हर आदमी सेना का काम कर सकता था। जहांगीर के समय 1631 में शाहजादा परवेज बिहार का सूबेदार तथा प्रांतपति गवर्नर बनने वाला राजकुमार था। बहुत बार पूछा है कि अकबर ने मनसबदारी कहाँ से सीखा था? तो मंगोलों से सीखा था। ये मंगोल बहुत बार पूछा है ये बाकी एग्जामों में। और दशमलव प्रणाली पर आधारित सैन्य व्यवस्था थी ये। चलो, जहांगीर के समय 1621 में शाहजादा परवेज
बिहार का सूबेदार या प्रांतपति गवर्नर बनने वाला पहला राजकुमार था। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। शहजादा खुर्रम ने बादशाह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके पटना, रोहतास इत्यादि क्षेत्र शहजादा परवेज से 1622-24 के दौरान छीन लिए तथा खाने दुर्रान बैरम बेग को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। जहांगीर के शासनकाल में बिहार का अंतिम सूबेदार मिर्जा रुस्तम सफावी था। इसके पश्चात क्रमशः खाने आलम और मिर्जा सफ़ी सैफ खां बिहार में सूबेदार नियुक्त हुए। सैफ खां ने 1628-29 में पटना में एक मदरसे का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सैफ खां का मदरसा कहा जाता है। अब अगला है वही खुर्रम, जिसका क्या नाम है, शाहजहां। ये 1628-1658 शासक रहेगा। मुगल शासक शाहजहां ने अपने शासनकाल में अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज जंग को 1632 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। किसको किया? अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज जंग को। फिरोज जंग भोजपुर के उज्जैनिया शासक राजा प्रताप के विद्रोह को दबाया तथा इसके राज्य को मुगल साम्राज्य का अधीन किया। अब्दुल्ला खां के बाद शाहजहां ने मुमताज़ महल के भाई शाहिस्ता खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। इसके पश्चात आजम खां, जफर खां, जुल्फ़िकार खां बिहार के सूबेदार नियुक्त किए गए। शाहजहां शहजादा दारा के कहने पर शाहजहां ने 1657 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया। ये दारा सिकोह ही तो है। दारा सिकोह कहने पर किसको बनाया शाहजहां ने? अलीवर्दी खान को बिहार का सूबेदार, जिससे शाहजहां की बीमारी के समय शहजादा शुजा का साथ देने लगा। क्या किया इसने? अलीवर्दी खान ने जब शाहजहां बीमार हुआ तो शहजादा शुजा जो था उसका साथ दे रहा था। ये शहजादा सुलेमान सिकोह एवं मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में शाही सेना ने शहजादा शुजा को पराजित किया, लेकिन सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने शहजादा दारा को पराजित करके शहजादा शुजा को बिहार सौंप दिया। दारा सिकोह को औरंगजेब ने किस युद्ध में पराजित किया? सामूगढ़ के युद्ध में। और फिर ये इसने किसको दे दिया? शुजा को दे दिया, और फिर अंत में शुजा को भी मार देगा। इतिहासकार डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्वर्ण युग माना है। मुगल स्वर्ण युग इसको माना जाता है। ये इसको शाहजहां के शासनकाल को बहुत सारे निर्माण हुए, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, अलग अलग सब। औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खां कुरैशी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। 1659 से 1664 तक रहा था ये दाऊद खां कुरैशी। औरंगजेब के समय गया जिले में दाऊद नगर, वर्तमान औरंगाबाद जिला नामक एक शहर बसाया गया। ये पहले गया जिले में ही आता था औरंगाबाद। पटना में दारुल अदल कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्माण करवाया गया। पटना में दाऊद खां के बाद 1665 में लश्कर खां बिहार का सूबेदार बना। इसी समय बिहार में ब्रिटिश यात्री बर्नियर आया 1665 में 1665 बर्नियर ने औरंगजेब के कालीन भारत का भी वर्णन किया है, जिसने पटना को भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक माना। बर्नियर ने क्या बोला कि पटना भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है। इसी दौरान बिहार में भयंकर अकाल पड़ा, जिसका उल्लेख ब्रिटिश यात्री जॉन मार्शल एवं डच यात्री डी ग्रैफी ने किया है। किसने किया है? डी ग्रैफी, जॉन मार्शल ने बिहार में उस समय जो अकाल पड़ा उसका उल्लेख किया है। औरंगजेब के तीसरे पुत्र शहजादा आजम को 1677 में कुछ समय के लिए बिहार की सूबेदारी मिली। उसके बाद मिर्जा फखरुल्लाह उर्फ सैफ खां बिहार का सूबेदार बना, जिसके शासनकाल में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री लूटी गई थी। औरंगजेब ने 1702 में अपने प्रिय पौत्र शहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का पुनर्निर्माण कराकर इसका नया नाम अजीमाबाद रखा। तो ये पूछ सकता है किसके शासनकाल के दौरान पटना का नाम अजीमाबाद रखा गया? तो औरंगजेब के। अजीमा औरंगजेब ऐसे याद रखना है। और शहजादा अजीम को नियुक्त किया था उसने, वो उसका पौत्र था। उत्तरवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह ने शहजादा अजीमुस्शान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। बहादुर शाह ने और फर्रुखसियर को बंगाल का नायाब का पद प्रदान किया गया। फर्रुखसियर जिसका राज्याभिषेक बिहार में होगा। फर्रुखसियर वापस 1711 में बंगाल से बिहार चला आया। फर्रुखसियर पहला मुगल बादशाह था जिसका बिहार की राजधानी पटना अजीमाबाद में 1713 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था। 1713 में
सूबेदार फखरुद्दौला ने छोटा नागपुर, पलामू एवं जगदीशपुर के उदवंत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था। फर्रुखदौला ने पटना के ख्वाजा कला दारुल अदल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। ये 2 मस्जिद का निर्माण पटना में करवाया। फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। फिर भी बंगाल के नवाब ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों का प्रत्यक्ष प्रशासन 1733 ईस्वी में ग्रहण किया। बिहार के शासक दाऊद खां ने अकबर के शासनकाल में कर देना बंद कर दिया था। इसी के लिए अकबर को स्वयं बिहार आना पड़ा। फिर दाऊद खां भाग खड़ा हुआ। कब उसने आक्रमण किया था? 1574 में अकबर ने बिहार पर पहला आक्रमण किया था और 1580 में उसको अपना प्रांत घोषित कर दिया। मध्यकाल में पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर बिहार में फारसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। फारसी शिक्षा के बिहार में सूफी संप्रदायों में सबसे अधिक प्रचलित फिरदौसी सिलसिले को मिली लोकप्रियता। इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि 14वीं शताब्दी के सूफी संत सरफुद्दीन याहया मनेरी था। बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा मुगल शैली में है। एतमोदौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के बीच अपने पिता के मृत्यु के बाद बनवाया और यह आगरा में स्थित है। एतमोदौला का मकबरा बहुत सुंदर है, देखने की जगह है। यह पहली कृति है जो पूर्णतया संगमरमर से बनी है। बेबी ताज, इसमें सजावट का पित्रा-दुला शैली का प्रयोग किया गया। पित्रा-दुला शैली क्या होता है कि खांचा काट के फूल जो बनाते हैं हम, जैसे मान लो ड्राइंग तो मेरा बहुत ख़राब है, तो ये फूल जो बना रहे हैं ये पत्थर के फूल होते हैं। पत्थर को काट के इस खांचे में डाल देंगे हम, लाल पत्थर, काले पत्थर, ऐसे अलग अलग तरह के। पित्रा-दुला शैली का प्रथम उपयोग किया गया एतमोदौला के मकबरे में, पित्रा-दुला शैली, और ये पूर्णतया संगमरमर से निर्मित है, आगरा में है, बहुत सुंदर है ये। अजीम उस्सान के पुत्र फर्रुखसियर का जन्म पटना में हुआ था। बिहार में सिख धर्म, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था बिहार में, जिन्होंने सिखों को एक खालसा सिख में बदल दिया। सिख धर्म का संबंध बिहार में बहुत पुराना रहा है। गुरु नानक द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल जाने की चर्चा अनेक विद्वानों ने की है। राजमहल पर बंगाल बिहार का इलाका, राजमहल की पहाड़ियाँ भी हैं। गुरु नानक ने इस क्षेत्र में धर्म का प्रचार प्रसार भी किए तथा अनेक शिष्य बनाए। सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी का बिहार में पदार्पण 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। वे सासाराम तथा गया होते हुए पटना पहुँचे। पटना प्रवास के दिनों में ही उन्हें असम की ओर प्रस्थान करना पड़ा, जहां उन्हें सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति को सहायता देनी थी। किनको? तेग बहादुर जी को। इसलिए वे अपने गर्भवती पत्नी गुजरी देवी को अपने भाई कृपाल चंद्र के पास पटना में छोड़ गए। इसके कुछ समय बाद ही पटना में 26 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी बने थे। लगभग 4.5 वर्ष की आयु बालक गुरु गोविंद सिंह जी को पटना छोड़कर अपने पिता की आज्ञा पर पंजाब में आनंदपुर के लिए प्रस्थान कर गए। गुरु पद ग्रहण करने के उपरांत इन्होंने अपनी मसंद यानी कि धार्मिक प्रतिनिधि को बिहार भेजा था। आगे चलकर इन्होंने मसंद व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 1708 में गुरु की मृत्यु के उपरांत इनकी पत्नी माता साहिबा देवी के प्रति भी बिहारी सिखों ने काफ़ी सहयोगात्मक रुख रखा था। पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान सिखों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। यहाँ पर गुरुद्वारा भी है बहुत फेमस। 31 दिसंबर 2016 से 5 जनवरी 2017 तक बिहार की राजधानी में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां जन्म उत्सव मनाया गया था। 350 वाला 2016 में मनाया गया था, याद होगा, जिसमें लाखों सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। बिहार का मध्यकालीन भारत हमने कंप्लीट कर दिया। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे वो मॉडर्न भारत इंडिया पर लाएंगे। मॉडर्न उसमें भी बिहार स्पेसिफिक जो है, बिहार स्पेसिफिक, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंशिएंट और मॉडर्न से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एंशिएंट मैंने कंप्लीट करा दिया, आज मिडेवल हो गया। नेक्स्ट वीडियो मॉडर्न पर आएगा। उसके बाद हम बिहार की ज्योग्राफी करेंगे और उससे पहले हम बिहार के जितने भी क्वेश्चन हैं बिहार समग्र में, बीपीएससी के हिस्ट्री के, वो सभी हम कंप्लीट करेंगे बिहार के। ठीक है, थैंक यू सो मच।